ठीक। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो अगेन हम लोग एक ऐसी क्लास के साथ जुड़े हैं जो मिसलेनियस है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आज मैंने नाम डलवाया है। आप देख रहे होंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मिसलेनियस, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं और डिस्काउंट के भी हैं और दोनों के कंबाइंड भी हैं। अब आज की क्लास से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जिस भी बच्चे ने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की क्लासेस नहीं की हैं और अगर की हैं तो उनका रिवीजन नहीं किया है, वर्कशीट वगैरह नहीं लगाई, जस्ट क्लास की और आगे बढ़ गए, तो भाई आज की क्लास उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज मैंने वो सारे सवाल लिए हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम में अब तक के बेस्ट क्वेश्चंस, या आपकी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो हार्ड क्वेश्चन अब तक जितने भी किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे सवालों को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। ओके, तो करने के तरीके देखेंगे, बहुत आसान है। वैसे तो हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है और एक बार अगर हमने उसको पढ़ना सीख लिया तो फिर चीजें कुछ भी नहीं है। अब चूंकि हम पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा डिस्काउंट पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा जो ये दायित्व बनता है कि हम अच्छे सवालों को भी अच्छे से सीख पाएं और समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम शुरुआत करते हैं, है ना। तो आज मैंने सवाल लिए हैं, टोटल 17-18 क्वेश्चंस हैं और सारे अच्छे लेवल के सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा पेज भर के उनका सॉल्यूशन होगा। भाई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हुआ तो थोड़ा सा हो सकता है। बस आज के सेशन को कराकर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी एक अच्छे लेवल को अब कर सकते हो। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है ना। तो सवाल को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सोचना है सवाल ही तो है, खा थोड़ी जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा, बस ऐसे सोचना है और उस पर अपना पूरा एफर्ट लगाना है। तो चलिए बच्चे, अपनी मिसलेनियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अपना पहला सवाल ये रहा आपके सामने। जरा देखेंगे सवाल को कि क्या है सवाल में। बहुत आराम आराम से मैं चीजें कराऊंगा और सारे अच्छे लेवल के सवाल होंगे जितने भी मैं कराऊंगा। एक दो हो सकता है कि आपको आसान लगे या फिर ऐसा लगे कि ये तो ऐसा ही है, फुट्टल है, लेकिन आज फुट्टल सवाल नहीं, अच्छे सवाल हैं। हाँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करेंगे, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है बेईमान दुकानदार, क्या परेशान होते हो। कह रहा है 10,000 की एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट यानी कि 20%, 10% और K% देने के बाद 6120 रुपए है। यदि K+20% की एकल छूट की अनुमति है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बाद की बात है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, K% का मान निकालना है कि वो जो K है ना, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी। बच्चे जरा देखेंगे, तो सीधा सीधा भी निकल जाएगा ना, सीधा सीधा भी निकल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो ये हमको दिए हुए हैं 20 और 10, ये बड़े सिंपल से हैं। रेशियो मेथड से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले 4 दिन से मैं एक देख रहा हूं कि जैसे ही हमारी क्लास शुरू होती है ना, उससे पहले मौसम ठीक होता है, बिल्कुल क्लास शुरू हुई और मूसलाधार वर्षा शुरू। इस टाइम इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना बाहर, पूछो मत, बस बहुत भयंकर। अभी शुरू हुई है हमारी क्लास शुरू और बारिश शुरू। भगवान जी भी शायद क्या चाहते हैं, इतनी भारी वर्षा हमारी क्लास 3 दिन से लगातार, हमारी फाउंडेशन बैच की क्लास में मैं देख रहा हूँ। कल नहीं, हाँ कल भी शायद दिन में हुई थी, जब हमारी दिन में क्लास हुई थी, वो जो वो क्लास हो रही थी हमारी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन वाली। चलो देखो, इसको सीधा सीधा ही करते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। अगर पहला डिस्काउंट 20% का है, अगर पहला डिस्काउंट 20% का है, तो बच्चा उस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, पहला डिस्काउंट कितना है 20% का,
तो 10,000 का 20% कितना होता है? देखो 10% 1,000 और 20% कितना होता है? 20% होता है 2,000। ये पहला डिस्काउंट है। तो पहले डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य कितना हो गया होगा? 8,000। भाई ये 2,000 हटा दो, सीधा सीधा 20% इसमें से सीधा सीधा हटा दो। अब जो दूसरा डिस्काउंट है, वो 10% का है। अब यहां पर दिया जाएगा दूसरा डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है प्यारे भाई? 10% का। 8,000 का 10% 800 होता है। 800 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो इसको कितने में बेचा जाएगा सर? 7200 में। 8,000 में से 800 घटा दिया। अब कह रहा है कि एक तीसरा डिस्काउंट भी है और तीसरे डिस्काउंट के बाद उसको बेचा गया है 6120 में, और वही तीसरा डिस्काउंट है के, और उसी की ही वैल्यू हमको बतानी है। बच्चे 7200 की चीज को अगर मैं 6120 में बेचता हूं तो कितने का मुझे यहां डिस्काउंट मिलेगा? सर डिस्काउंट मिलेगा 1020 का। 1020 का ही मिलेगा क्या? 1080 का मिलेगा? 1080 का, सॉरी 1080 का मुझे डिस्काउंट मिलेगा। और मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है परसेंट में, तो ये आएगा 1080 बटे 7200 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 36 दूनी 72, 36 तिया 108 और 2 से जाएगा 15 बार। यानी कि यहां से बच्चे मैं कह सकता हूं कि के बराबर कितना आ गया? के बराबर आ गया 15। तो जो तीसरा डिस्काउंट है ना वो कितना है? 15%। अब सवाल ने आगे आपसे पूछा, यदि के प्लस 20% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो के प्लस 20 का मतलब क्या होता है? 15 प्लस 20 यानी कि 35% का डिस्काउंट। किस पर? 10,000 पर। तो पूछ रहा है बेचा कितने में जाएगा? विक्रय मूल्य। बच्चे किसी भी चीज पर अगर 35% का डिस्काउंट हो तो उसे बेचा कितने में जाता है? सर 100 में से 35 घटा दो, 65% में बेचा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, सर उसे बेचा जाएगा 6500 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। सबसे पहला काम बच्चे हमने क्या किया? हमने के की वैल्यू निकाली जो हमारा तीसरा डिस्काउंट था। फिर सवाल ने कहा कि अगर मैं के प्लस 20% का एकल बट्टा यानी कि सिंगल डिस्काउंट ही दूं तो कितना विक्रय मूल्य होगा? तो के प्लस 20 यानी कि 35% और 35% का डिस्काउंट अगर दिया जाए तो बेचा कितने में जाएगा? बेचा जाएगा 65%। 100 में से 35 घटा दो तो 10,000 का 65% यानी कि उसे बेचा जाएगा 6500 रुपए में। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बच्चे आज की जो क्लास है जो मैं आपको करा रहा हूं, मैं कुछ एग्जाम के नाम लेता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं के अलावा किसी में नहीं आएगा। कुछ एग्जाम के मैं नाम लेता हूं जिनके लिए आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक सीजीएल मेंस, आपका सीपीओ, यूपीएसआई, और भी अगर मैं बात करूं सीडीएस, यूपीएससी, सी सेट, टीजीटी। टीजीटी में भी ऐसा लेवल कभी कभी बन जाता है, REEESB में। बाकी अगर मैं कहूं एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल या एमटीएस या सीएचएसएल, तो ये लेवल थोड़ा सा उनके लिए अप हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। आप क्योंकि तैयारी अच्छी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आगे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है ना। और मैथ्स फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसा मत सोचो कि मुझे तो इसी एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ना है। हाँ, एनटीपीसी में आपके जो स्टेशन मास्टर वाला एग्जाम होता है ना, उसमें ये लेवल बन सकता है। ऐसा मत सोचो कि मुझे तो इस एग्जाम के लिए बनना है। आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ो, ये मत सोचो कि ये लेवल तो सर मेरे एग्जाम में नहीं बनेगा। ऐसा आप सोचते हो ना तो चीजें थोड़ी टिपिकल हो जाती हैं। 1080 आया बच्चे, कोई 7200 रुपए की चीज को 6120 में बेचोगे तो डिस्काउंट कितने का होगा? 7200 में से 6120 घटा दो, 1020 आ जाएगा। हाँ, एनटीपीसी में और आरपीएफएसआई के लिए भी है। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% प्रत्येक की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। अंततः वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी?
बड़ा ही सिंपल है, आप रेशियो मेथड से कर लो। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 45% की पहले तो वृद्धि करी मैंने, और फिर 15-15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने दे दिए। तो कह रहा है फाइनली उसके जो मूल्य है कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखो कितने अच्छे अच्छे आपको ऑप्शन दिए हैं, है ना। ये मलूक से ऑप्शन है, इनको कहते हैं मलूक ऑप्शन। 7.7625%, 4.7625%, 4.7625, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे सवाल करना है भाई। 45% का सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। 5 नाम 45, 20 पंजे 100, और 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 तिया 15, 20 पंजे 100। ओके, सबसे पहले सवाल ने बोला है कि वस्तु को 45% की वृद्धि की गई है, 45% बढ़ाया गया है ना। तो 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 29। और फिर उसने बोला है कि 15-15% के ना दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी कि पहला डिस्काउंट 3/20 का है, तो 20 में से घटाकर 17 कर दो। दूसरा डिस्काउंट भी इतने का है, तो 20 में से घटाकर 17 कर दो। अब आप इधर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो। इधर गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा बच्चे, 17 की 29 में गुणा करोगे, 17 निम्मा 153, हासिल के 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 कितना होता है, 49। फिर 17 की गुणा इसमें करोगे, 17 तिया 51, 5, 17 निम्मा 153 और 5 158, हासिल के 15, 17 चौके 68 और 15 कितना होता है, 68 और 15 होता है आपका 8 5 13, 83। अब आप यहां फाइनली देख सकते हो कि कोई 8,000 रुपए की चीज को 8381 में बेचा गया है, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस। भाई 8,000 की चीज को अगर मैं 8381 में बेचता हूं तो साफ सीधी बात है कि सर उसे प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा सर, 381 का प्रॉफिट होगा, 381 का। तो कमी वाले को तो हटा ही दो, वृद्धि वाले ही ऑप्शन होंगे जो भी होंगे। और अगर परसेंटेज निकालना है तो 381 बटा 8,000 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 धाम 80, 8 चौके 32, 6, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 पॉइंट, यानी कि बटे 10 करेंगे तो मेरा आंसर पता है क्या आएगा, 4.7 समथिंग। आपको एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखो सामने देखो, आपको ये तो पता चल गया कि 8,000 की चीज अगर 8381 में बेची जाएगी तो वृद्धि होगी, कमी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कमी दोनों हटा दिया। फिर मैंने 381 बटे 8,000 गुणा 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 धाम 80 और 8 चौके 32। जैसे ही ये 4 बार गया, 8 चौके 32, मैं कह रहा हूं उसके आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना। आपको पता है वृद्धि होगी और मेरा आंसर 4 से शुरू होना चाहिए, मेरा आंसर 4 से शुरू होना चाहिए। तो 4 से शुरू होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये रहा, 7 वाला हटा दो। तो आपको बच्चा पूरी कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है। आप सीधा कह सकते हो कि ये जो आएगा ये यहां से आएगा 47.625 और बटा 10 करोगे तो 4.7625%, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ बड़े क्वेश्चंस जब भी आप कैलकुलेशन में लाते हो तो आपका दिमाग ऑप्शन की तरफ भी रहना चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन की नीड नहीं है, मैं अपने ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकता हूं। ओके, क्या मैं आपको आगे लेकर चलूं अगले सवाल की तरफ। बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जरा देखेंगे इस सवाल को क्या है सवाल में। सवाल है पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। एक पार्टी, कोई पार्टी है, तो एक बेड 22% की छूट के साथ 16,725 में खरीदता है। बाद में वह यह पाता है कि उसके साथ मोए मोए हो गया, या ऑनलाइन वाले के साथ मोए मोए हो गया, किसी ना किसी के साथ तो जरूर हुआ है।
इस सवाल में कह रहा है कि एक पार्टी एक बेड 22% की छूट के साथ 16,725 में खरीदता है। बाद में वह अपने फोन में घर आके चेक करता है कि यही स्टोर जिससे यह खरीद कर लाया, यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% की छूट के बाद 15,685 में बेच रहा है। तो स्टोर से खरीदे गए बेड और बेड का अंकित मूल्य और ऑनलाइन खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य में क्या अंतर है। आपको दो मार्क प्राइस निकालने हैं। देखो यहां दो केस हुए, आप स्टोर गए, आपने बेड खरीदा, आपको 22% के डिस्काउंट पर इतने का दिया। आप घर आए, आपने चेक किया, वही बेड वही स्टोर 15% की डिस्काउंट के बाद इतने में दे रहा है। तो आपको क्या बताना है, दोनों केस में जो अंकित मूल्य है ना, उनका डिफरेंस कितना है। और आपको लास्ट में मुझे यह भी बताना है कि मोए मोए स्टोर वाले के साथ हुआ या ऑनलाइन वाले के साथ हुआ। मोए मोए का मतलब होता है कि बेवकूफ बनना। बताओ जल्दी से, बताएंगे बच्चे सवाल का जवाब। भाई दो केस हुए, एक स्टोर, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं स्टोर का। जब बात स्टोर की होती है, किसकी, स्टोर की, अगर कोई चीज 22% के डिस्काउंट पर खरीदी जाए, बच्चे कोई भी चीज अगर 22% के डिस्काउंट पर खरीदी जाए तो कितने परसेंट में खरीदी जाएगी। 100 में से 22 घटा दो सर, 78% में खरीदी जाएगी। और 78% की वैल्यू कितनी है, 16,725। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 16,725 बटे 78। और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। 100% यानी कि स्टोर पर उसका अंकित मूल्य कितना है, स्टोर पर उसका मार्क प्राइस कितना है। तो आप इंटू 100 कर दो। तो 13 से काटेंगे, 13 छिंग 78, 13 एकम 13, 3, 13 दूनी 26, 11, 13 अट्ठे 104, 8। ये अप्रोक्सीमेट आएगा, हाँ ये अप्रोक्सीमेट आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है बच्चे, है ना। 100% ये 13 से नहीं कट रहा है। 13 एकम 13, 3, 13 दूनी 26, 11, 13 अट्ठे 104, 104, 6 और 2 8, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 पॉइंट 527, 13 पंजे 65। ठीक है, फिर अगर मैं इसे 6 से गुणा करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो कितना आएगा, ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2, 6 चौके 24.2, 6 चौके 24। और इसको 100 में गुणा करेंगे तो 214.4 इंटू 100, मतलब है 21440। ये एग्जैक्ट नहीं बना है ना, ये बना है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि उसने लास्ट में अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो जितनी बार कट रहा है काटो और अप्रोक्सीमेशन में आंसर लाओ। अब आते हैं ऑनलाइन की बात करते हैं। किसकी करते हैं बच्चे, ऑनलाइन की। कि ऑनलाइन कोई भी चीज 15% के डिस्काउंट पर खरीदी जा रही है, 15%। तो कितने परसेंट में खरीदी जाएगी, 85% में, बराबर 15,685। और 1% की वैल्यू कितनी है, 15,685 बटे 85। और 100% की वैल्यू कितनी है, आप इंटू 100 कर दो और इसको काटो। ये जाएगा 5 से 17 बार और 5 से जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। और इसे 17 से काटोगे तो 17 एकम 17, 13 और 1 14, 17 अट्ठे 136, 4 3 7, 17 चौके 68.68 के बाद कितना बचा, 9, 17 पंजे 85। तो ये हो जाएगा 184.5 इंटू 100, और हम कह सकते हैं 18450।
18,450। मतलब कि जब स्टोर की बात हो रही थी तो उसका अंकित मूल्य लगभग इतना था, लगभग। और जब ऑनलाइन की बात हो रही थी तो उसका अंकित मूल्य इतना था। आपसे पूछा है उनका डिफरेंस, तो 21,440 में से आप 18,450 घटाते हो बच्चा, तो कितना आएगा? 0, 14 में से 5 गए 9, 13 में से 4 गए 9, और 10 में से 8 गए 2। तो हमारा आंसर लगभग 2990 के आसपास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लगभग 2990 के आसपास, यानी कि 2989 हम कह सकते हैं। सवाल में एग्जैक्ट संख्या नहीं कटी, तब भी आपने अपना सवाल करना पड़ा। अब मुझे बता दो कि बेवकूफ किसका बना, स्टोर वाले का या ऑनलाइन वाले का? ये मैं आपको सोचने के लिए समय देता हूं, मौका देता हूं, मुझे बताना बाद में टेलीग्राम पर कि बेवकूफ किसका बना। 21,440 अंकित वाला व्यक्ति 16,725 में लाया है, और 18,450 उसी का अंकित मूल्य था, उसी बेड का, वो लाया है 15,685 में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपके लिए संशय में छोड़ दिया मैंने ये क्वेश्चन, इस सवाल को करिए। नहीं, यहां मल्टीपल चेक नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं। मोए मोए फिर बेड वाले के साथ नहीं, तुम्हारे साथ हो जाएगा अगर यहां मल्टीपल चेक करोगे, 7 का मल्टीपल। ये अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहा है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% संतरे बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य कमा लेता है। ओके, जैसे कि संतरे पकने के बाद बड़े हो जाते हैं, जैसे ही जैसे ही संतरे पकने के बाद बड़े हो जाते हैं तो वह उनकी कीमत कम कर देता है, और जो शेष संतरे बच गए हैं उसके 80% को पिछली लाभ दर के मुकाबले आधे लाभ पर बेचता है। बाकी के संतरे सड़े हुए होने के कारण फेंक दिए जाते हैं, तो फल विक्रेता को कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? बताइए। जूम करूं? चलो जूम कर देता हूं। करिए बच्चे सवाल। आपको पढ़ना है बस, अगर नहीं भी कर पाओगे तो परेशान मत होना। बच्चे अगर आप इन सवालों को नहीं भी कर पाओगे ना तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, आपको जस्ट पढ़ना है। बहुत आसान है, आप देखना। सवाल कर रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% संतरे बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य कमा लेता है। 40% ही संतरे बेचे और लागत मूल्य किसका कमा लिया? 100% संतरों का। केवल 40% संतरे बेचकर उसने 100% संतरों का लागत मूल्य कमा लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 40% संतरे बेचे हैं ना उसने, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 40% संतरों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा? 100% संतरों के कॉस्ट प्राइस के। इस लाइन को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि उसने 40% संतरे बेचे और सभी संतरों का लागत मूल्य कमा लिया। मैं यहीं तक का सवाल पढ़ रहा हूं, बस यहीं तक का। क्या उसने 40% संतरों में ही 100% का लागत मूल्य कमा लिया? 100% का। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो बताना जरा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो सीपी के सामने है 2 और एसपी के सामने है 5। तो अगर मैं यहां से प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा तो 3 का प्रॉफिट है और क्रय मूल्य है 2 और गुणा 100।
2 से 50 बार कटेगा, यानी कि प्रॉफिट आ गया 150% का। प्रॉफिट कितना आ गया? 150% का। ये 150% का प्रॉफिट उसने कहां कमाया? ये 150% का जो प्रॉफिट है उसने कहां कमाया? ये कमाया उसने 40% संतरों को बेचकर। अभी भी बाकी संतरे बच रहे हैं, तो मैं मानकर चलता हूं कि टोटल जो है ना, टोटल कितने संतरे हैं? 100 मान लिया मैंने, टोटल 100 संतरे हैं। सबसे पहली लाइन जो थी वो क्या थी बच्चे? कि फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और 40% संतरे बेचकर सभी का लागत मूल्य कमा लेता है। तो मैंने कहा 40% का जो सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य है, वो 100% के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो सीपीएसपी का रेशियो 25, प्रॉफिट आ गया 150%। ये जो 150% का प्रॉफिट है ये केवल अभी 40% संतरों को बेचकर ही मिला है, केवल 40% संतरों को बेचकर। अभी भी बाकी संतरे बचे हुए हैं। मैंने माना कि टोटल 100 संतरे हैं, जिनमें से 40% वो बेच चुका है, यानी कि 40 संतरे बेच चुका है और उन पर प्रॉफिट कितना हुआ है उसे? 150% का। 150% प्रॉफिट कमा गया वो। अब बचे हैं शेष, कितने बचे हैं बच्चे? रिमेनिंग बचे हैं 60 संतरे, अभी और बचे हैं उसके पास 60 संतरे। और 60 संतरे और जो 60 संतरे होंगे उनमें से कह रहा है कि शेष संतरों के 80% को पिछली लाभ दर के मुकाबले आधे दर पे बेचता है। तो शेष संतरे 60 है, इसका 80% कितना होगा भाई? 60 का 80% कितना होता है? 8 छिंग 48 संतरे। कितना होता है? 48 संतरे। 60 का 80% निकालोगे 48 संतरे। अब कह रहे हैं इन 48 संतरों को पिछली लाभ दर के मुकाबले आधे लाभ पर बेचता है। तो पिछली लाभ दर कितना था? 150%। तो यहां प्रॉफिट कितना होगा? 150 का आधा। कितना होगा बच्चे? यहां होगा 75% का प्रॉफिट। तो अगर मुझे यहां 75% का प्रॉफिट निकालना हो तो 75% का मतलब 3/4 और गुणा 48 है ना। तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 12 और 12 तिया 36, यानी कि यहां वो 36 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा। 36 रुपए का प्रॉफिट यहां पर वो कमा लेगा। तो बेचेगा कितने में? बेचेगा कितने में? सेलिंग प्राइस यहां कितना हो जाएगा? 48 और 36। आप कहेंगे 8 6 14 और 4 3 7 और 1 8। यहां बेचेगा 84 रुपए में इन 48 संतरों को। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा? टोटल एसपी, टोटल एसपी आप कह सकते हैं कि सर 84 और 100, 184 में 84 और 100। भाई इन 40 संतरों को तो उसने 100 रुपए में बेच दिया ना। 100 संतरों का मूल्य मैं 100 रुपए मान रहा हूं, एक संतरे का 1 रुपया। तो 40 संतरों को तो 100 रुपए में बेच चुका है ना वो, क्योंकि 100 संतरों की लागत कीमत को ले चुका है वो। तो 40 संतरे उसने 100 रुपए में बेच दिए। बचे हुए 60 संतरों का 80% यानी कि 48 संतरे उसने पिछली दर के आधे लाभ पर बेचा। पिछली दर 150% थी, ये दर 75% है। तो 75% निकाला, लाभ आया 36। तो बेचा होगा 84 में। तो पहले 40 संतरे 100 रुपए में, बाद के 48 संतरे 84 में। तो सेलिंग प्राइस हो गया 184। अगर मुझे प्रॉफिट देखना है तो क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है? 100 रुपए, विक्रय मूल्य 84 है। तो प्रॉफिट हो गया 84 बटा 100 और गुणा 100, यानी कि आप कह सकते हैं 84% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखना, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक देखना सवाल को, सुनना। नया सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से जो केवल 40 संतरे हैं ना, केवल 40 संतरे, उनको सभी संतरों का लागत मूल्य कमा देता है।
उन्हीं 40 में से, उन्हीं 40% संतरों में से। तो मैंने कहा 40 का एसपी बराबर 100% का सीपी, तो यहां से मैंने सीपी एसपी का रेशियो लेके प्रॉफिट निकाल दिया 150% का। अब मैं मानकर चला हूं कि उसने 100 संतरे खरीदे होंगे और 100 रुपए में ही खरीदे होंगे, 100 संतरे और 100 रुपए में ही खरीदे होंगे। तो मैंने कहा 100 में से 40 संतरों को तो वो सभी की लागत मूल्य कमा गया, यानी कि जितने में खरीद के लाया था 100 संतरे, उतने रुपए में तो उसने 40 को ही बेच दिया, उतने में तो उसने 40 को ही बेच दिया। अब बात आई शेष संतरे यानी कि 60। कह रहा है जो शेष बचे हैं ना, उनमें से 80% को पिछले के प्रॉफिट के आधे % प्रॉफिट पर बेचता है। तो 60 का 80% 48, 48 संतरों को खरीद के लाया होगा 48 रुपए में। प्रॉफिट कितना कमाएगा? पिछले का आधा, 75%। तो 3/4 गुणा 48 यानी कि 36 का प्रॉफिट कमा देगा। तो बेचेगा कितने में? 48 संतरों को, 48 + 36 यानी कि 84 रुपए में। अब आप कहेंगे टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा सर 100 रुपए और 84 यानी कि 184, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 84 का लाभ है, 100 में खरीद के 184 में बेचा, बटे क्रय मूल्य गुणा 100 यानी कि 84%। अब आप कह रहे हैं कुछ बच्चे सर जो बचे हुए संतरे हैं 60 में से 48 तो उसने बेच दिए, जो बचे हुए संतरे हैं कितने? 12 संतरे जो शेष बचे हैं उनको तो उसने फेंक दिया, वो सड़ गए, उनको उसने बेचा ही नहीं, वो फेंक दिया। सर 48 + 36 क्योंकि 48 तो क्वांटिटी है, नहीं बचे। ऊपर देखो मैंने कहा 100 संतरे 100 रुपए के खरीद के लाया, तो एक संतरा 1 का खरीद के लाया होगा, तो 48 संतरे 48 रुपए के खरीद कर लाया होगा। तो ये वाला 48 उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, ये बेस्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आओ। इस सवाल में से भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ पिछले सवाल की तरह ही मैंने ढूंढा है इस सवाल को भी। जरा देखेंगे इस सवाल में क्या हो सकता है भाई। सवाल कह रहा है एक व्यापारी ने 749 भेड़ खरीदी, 749, और उसने इनमें से 700 भेड़ को 749 भेड़ों के क्रय मूल्य पर बेच दिया। जितने में वो 749 भेड़ खरीद के लाया था ना, उसने केवल 700 भेड़ों को ही उतने में बेच दिया। अब कह रहा है कि बाद में वह शेष 49 भेड़ों में से प्रत्येक भेड़ को उसी दर से बेचता है जिस दर से वो अन्य 700 भेड़ों को उसने बेचा था। तो कह रहा है कि संपूर्ण सौदे में उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दो क्या होगा। बताओ जल्दी से सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे इसका। सर पूरा कोर्स 1 साल में करवाओगे क्या? बच्चे 1.5 साल में भी होते हैं कोर्स, 1 साल से 13-14 महीने लग जाते हैं कोर्स कराने में लोगों को। आप रेगुलर क्लास करते हो ही नहीं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको सारा टारगेट बताया कि जुलाई में मैं इतना कंप्लीट करूंगा, अगस्त और सितंबर में मैं आपका एडवांस खत्म कर दूंगा, सितंबर लास्ट में आपका सिलेबस खत्म। लेकिन आप तो बरसाती लोग हो जो कभी कभी आते हो और कमेंट चिपका देते हो। बताइए जल्दी से जवाब। 150% का इतना रोल है कि उसका आधा हमने या तो 75% मिला जिस परसेंटेज पे हमने उनको बेचा था बचे हुए संतरों को। कह रहा है कि एक व्यापारी ने 749 भेड़ खरीदी और उसने इनमें से 700 भेड़ों को 749 के क्रय मूल्य पर बेच दिया। बाद में उसने शेष 49 भेड़ों में से प्रत्येक को उसी दर से बेचा जिस दर से अन्य 700 भेड़ों को बेचा था। तो क्या मैं ये मानकर चल लूं कि उसने 749 भेड़ में क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, तो 749 भेड़ को उसने 100 रुपए में खरीदा होगा। मान लो 749 भेड़ को उसने 100 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में। अब
कह रहा है कि इन 749 भेड़ में से 700 भेड़ को, इन 749 में से 700 भेड़ को उसने 749 के क्रय मूल्य पर बेच दिया। मैंने आपसे बोला कि 749 को खरीद के लाया 100 रुपए में, और इन 749 में से 700 भेड़ों को उसने 749 के क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो इन 700 भेड़ों को कितने में बेचा है उसने? 749 का क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपए में बेचा है। ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 700 भेड़ का। तो 700 भेड़ को कितने में बेचा? 100 रुपए में। अभी शेष कितनी भेड़ बच गई हैं? शेष कितनी भेड़ बच गई हैं? 749 में से 700 बेच चुका है सर, 49 भेड़ बच चुकी हैं, अभी बची हुई हैं 49 भेड़। अब कह रहा है कि जो शेष 49 भेड़ है ना, इनको प्रत्येक भेड़ को उसी दर से बेचता है जिस दर से अन्य 700 को बेचा है। तो अन्य 700 का रेट कितना है कि 700 भेड़ को 100 रुपए में, तो एक भेड़ को कितने में बेचेगा? 100/700 में। एक भेड़ को बेचेगा 100/700 यानी कि 1/7 में। एक भेड़ को कितने में बेचेगा? 1/7 में। तो 49 भेड़ को कितने में बेचेगा? 49 गुणा 1/7 में। ये सेलिंग प्राइस होगा 7 सत्तू 49 यानी कि 7 रुपए में बेचेगा। 49 भेड़ को कितने में बेच देगा? 7 रुपए में। मैं यहां तक के सवाल को फिर से आपको लेकर चलता हूं। मैंने माना कि एक व्यापारी 749 भेड़ खरीदता है तो 100 रुपए में ही खरीद लेता है। 100 मैं क्यों मानकर चलता हूं? क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना भी परसेंट आप निकालोगे ना, वो उतना ही होता है। इसीलिए मैंने 749 भेड़ को 100 रुपए में खरीद लिया। अब इन 749 में से जो 700 भेड़ है ना, उसको उसने 749 के क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो 749 का क्रय मूल्य तो 100 रुपए था, तो 700 भेड़ को 100 रुपए में बेच देगा। अब बची जो 49 भेड़ है, कह रहा है इन 49 भेड़ में से प्रत्येक एक एक भेड़ को उसी दर से बेचेगा जिस दर से अन्य 700 को बेचा है। तो 700 भेड़ को बेचा 100 रुपए में, तो एक भेड़ को बेचेगा 100/700 यानी कि 1/7 में। तो 49 को बेचेगा 49 गुणा 1/7 यानी कि 7 रुपए में। तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चा? उसका टोटल एसपी हो जाएगा ये वाला 100 रुपया और प्लस 7 रुपया यानी कि 107। और उसका सीपी कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है कि नहीं? तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि उसे तो प्रॉफिट हो गया 7 रुपए का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 7 बटा क्रय मूल्य नीचे रखते हैं और गुणा 100, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7% का भाई साहब को प्रॉफिट हुआ है। 7% का प्रॉफिट। यह सवाल भी अच्छा है। आगे चलें, इस सवाल को देखिए जरा। ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है। सवाल की लैंग्वेज को देखकर मत डरना, बहुत आसान सवाल है, सच में बहुत आसान है। बस इसको एक बार आपने समझना है और कुछ भी नहीं है। आप इसको पढ़ो बस आराम से, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है
उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। क्रय मूंगफली 20 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जिसका तेल निकला है ना उसको 20 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदा गया। क्रय प्रोसेसिंग कीमत 5 रुपये पर केजी है। मूंगफली से तेल निकालने का जो प्रोसेसिंग कीमत है ना वो 5 रुपये पर केजी है। कह रहा तेल को किस कीमत पर या किस मूल्य पर प्रति किलोग्राम बेचा जाना चाहिए ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले। और कुल कीमत का मतलब है मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग कीमत दोनों को मिलाकर, ये उसकी कुल कीमत है। डेढ़ सौ चेक करेंगे भाई इसको तो जरूर, फिर हम इतनी जल्दी अगर आपने आंसर बता दिया तो। सवाल समझ में आया आपको? पहले तो ये बताओ, मैं समझाता हूं क्या है। सवाल है कि वो देखिए, जहां देखो आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हो, जो गाय को खिलाई जाती है खल, खल बोलते हैं जिसको, है ना, आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं उसको खल बोलते हैं, जो सरसों से बनती है, हालांकि मूंगफली से भी बनती है। कि मूंगफली को लाए, मूंगफली थी 20 रुपये प्रति किलोग्राम, मूंगफली को लाए, उससे तेल निकाला, और जितनी मूंगफली आप लाओगे ना उसमें से केवल उस वजन का 20% ही तेल निकल पाएगा। जरूर थोड़ी जितनी मूंगफली लाए सबका तेल निकलता है, नहीं ना भाई। आप सरसों का तेल निकलवाते हो तो उसका जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं खल, जिसको गाय भैंस खाती हैं, जिसको गाय भैंस खाती है। ऐसे ही मूंगफली, कि आप मूंगफली लेकर गए, आपने कहा भाई ये मेरे पास मूंगफली है, इसे तेल निकलवाना है मुझे। उसने उसने कहा कि भाई इनका जो भी वजन होगा ना तुम्हारी मूंगफली का, उसका 20% ही तेल निकल पाएगा बस। आप कहेंगे बाकी 80% का क्या होगा? तो उसने कहा बाकी 80% का बनेगी खल, जिसे गाय भैंस खाती हैं, और वो 80% जो होगा उसका रेट होगा 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको बेच सकते हो आप, उसको बेच सकते हो। जो अलग से 80% जो वेस्ट बचा, 20% तो आपको तेल मिल गया, और जो आप मूंगफली मार्केट से खरीद के लेकर गए थे वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद कर लेकर गए थे। अब आप जिसके पास लेकर गए, जिसके पास आप लेकर गए वो मशीन वाला भाई, क्या वो नहीं लेगा कुछ आपसे पैसा? वो भी लेगा, वो भी लेगा, और वो लेगा 5 रुपये पर केजी लेगा, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस का मतलब ही होता है कि जो मशीन वाला भाई है ना, जो आपकी मूंगफली से आपको तेल और खल दोनों निकाल के अलग अलग दे रहा है, वो हर किलो 1 किलो मूंगफली पे 5 रुपए लेगा। आपसे कह रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस में तेल को किस कीमत पर आप बेचोगे मार्केट में जाकर, ताकि आपको सभी पर 20% का प्रॉफिट मिले, ये सवाल है। खरी बोलते हैं, खर, हाँ जो भी है, ठीक है। अब समझ गए आप सवाल को कि आपका काम क्या है। एक व्यक्ति का बिजनेस है मार्केट से मूंगफली खरीदना, उसको मिल पर ले जाना जहां मशीन लगी होती है, उससे तेल निकलवाना। जितना आप लेकर जाओगे 20% का तेल निकलेगा, 80% की खरी बनेगी, दोनों को आप ले जाओगे मार्केट में बेच दोगे, तेल को अलग खरी को अलग। अब आपसे कह रहा है कि तेल को कितने रुपए पर किलो आप बेचोगे ताकि तेल और खरी दोनों को बेचने पर टोटल 20% का लाभ मिले। और जिस मशीन वाले के पास आप गए थे वो 5 रुपए 1 किलो के हिसाब से लेता है, और जो आपकी टोटल कीमत बैठेगी वो मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग फीस दोनों मिलाकर बैठेगी। अब हमें इस सवाल में क्या कहीं दिया गया है कि कितनी मूंगफली है? क्या इस सवाल में कहीं दिया गया है कि कितनी मूंगफली वो लेकर गया मशीन वाले के पास? नहीं, बस ये बोला है कि 20% का तेल निकलता है और
₹20 पर किलो के हिसाब से मार्केट से मूंगफली मिलती है। ये तो कहीं भी क्लियर नहीं है कि कितने किलो मूंगफली आप लेकर गए हो। तो आप कुछ मूंगफली मान लो, कुछ किलो मान लो, जितना भी आप लेकर गए हो, 10, 20, 50, 100, कुछ भी मान लो आप। तो सबसे आसान क्या मानकर चलूं मैं मानकर चलूं कि जो मूंगफली होगी, कि माना मूंगफली कितनी है, मूंगफली मान लिया मैंने 100 किलो की है जो आप लेकर गए हो, मान लिया मैंने। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 50, 20, 10, हर किसी से आंसर सेम आएगा। तो मान लिया मैंने कि मूंगफली जो है 100 किलो है। अब अगर आप 100 किलो मूंगफली लेकर गए, तो आपको पता है कि मूंगफली ₹20 पर किलो के हिसाब से आपने खरीदी, तो टोटल आपने पैसा कितना दिया है? आप कहेंगे सर 20 से गुणा करेंगे, सर ₹2000 मैंने दिए हैं। ₹2000 तो मार्केट वालों को मैंने दिए हैं। लेकिन अभी भी इस क्रय मूल्य में कुछ और जुड़ेगा। पता है क्या जुड़ेगा? वो जुड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस कितनी है? ₹5 पर केजी है। ये भी आपके कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगी। तो प्रोसेसिंग फीस कितनी है बच्चे? प्रोसेसिंग फीस टोटल कितनी होगी? 1 किलो की ₹5 है, आप लेकर गए हो 100 किलो, तो प्रोसेसिंग फीस हो गई ₹500 की। तो आपका टोटल सीपी कितना बैठा? टोटल सीपी आप कहेंगे सर ये बैठा 2000 और 500, ₹2500 बैठा। भाई प्रोसेसिंग फीस 100 किलो की कितनी लगेगी? ₹500। ₹500 फीस है ना, 1 किलो की 5, तो 100 किलो की 500। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है? ₹2500। अब ये देखो कि आपको इस ₹2500 में, इस ₹2500 को बेचना कितने में है। आपको क्या करना है? कुल कीमत पर, जो आपकी कुल कीमत है ना ये, इस पर आपको 20% का लाभ कमाना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2500 गुणा, अगर 20% का लाभ आप कमाना चाहते हो तो क्या आप 120% में बेचोगे? बेचोगे कि नहीं? किसी भी चीज पर अगर आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप उसे 120% में बेचोगे। और आप अगर इसको गुणा को काट दो, 25 12 होता है 300, यानी कि आप उसे बेच रहे हो ₹3000 में। अभी तक की कहानी में मैंने क्या निकाला? मैंने कहा कि आप 100 किलो मूंगफली लाए ₹20 के हिसाब से, और 2000 की आपको वो पड़ी। फिर मैंने कहा कि आप प्रोसेसिंग फीस ₹5 की लगती है, तो 100 किलो पर 500, तो टोटल ₹2500 हो गया। और आप 20% का प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो तो आप उसे 3000 में बेचोगे। कितने में? 3000 में बेचोगे। अब देखो, अब आते हैं असली कहानी की तरफ। ये आपका सेलिंग प्राइस है, इसको रखो एक तरफ। अब हमारे पास मूंगफली कितनी थी? 100 किलो। पहली लाइन पढ़ना जरा, वो कह रहा है कि 20% का ही तेल निकलता है, 20% का। तो इस 100 किलो में तेल कितने का निकलेगा? तेल निकलेगा 20% का। तो 100 का 20% होता है 20 किलो, तो 20 किलो का तेल निकलेगा। तो खरी कितने की बनेगी? खरी बनेगी 100 में से 20 किलो का तेल, तो 80 किलो की खरी बनेगी। खरी कितने की बनेगी बच्चे? 80 किलो की। और खरी का जो रेट है वो ₹12.5 प्रति किलोग्राम है। तो अगर मैं इसे 12.5 से गुणा कर दूं तो जरा बताना मुझे कितना आएगा? ये जाएगा आपका ₹1000। यानी कि ₹1000 की तो आप खरी बेच दोगे। जो मूंगफली से खरी निकलेगी ना, ₹1000 की तो आप उसे बेच दोगे। तो भैया टोटल आपको ₹3000 का बेचना है। आपको टोटल 3000 का बेचना है, और आप ₹1000 की खरी बेच चुके हो। ₹1000 की आप खरी बेच चुके हो, तो आपको तेल कितने रुपए का बेचना होगा? 3000 में से 1000 आप माइनस करोगे ना, तो आपको ₹2000 का तेल बेचना पड़ेगा।
आपको 2000 रुपए का तेल बेचना पड़ेगा। तो तेल की कीमत कितनी होगी बच्चे? यहां से तेल की कीमत आप कहोगे कि सर 2000 और 20 किलो तेल है, जीरो से जीरो गया सर, 100 रुपए पर केजी। तेल की कीमत कितनी है? 100 रुपए पर केजी। बिल्कुल सही है, समझिए इसे अब। बात समझ में आई? मैंने माना कि उसने 100 किलो मूंगफली खरीदी 20 रुपए के हिसाब से, तो उसने 2000 में वो खरीदी है। अब बात आती है प्रोसेसिंग फीस, जो कि 5 रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो 100 किलो की प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी 500 रुपए। तो खरीद कर कितने में लाएगा? 2500 में, भैया ना। 2000 प्लस 500, 2500 में। अब कह रहा है कि उसे टोटल पे 20% का लाभ कमाना है, तो बेचेगा कितने में? 120% में, यानी कि 3000 में। 3000 में। अब कह रहा है कि 100 किलो की मूंगफली है, तेल निकलेगा केवल 20% का, तो 20 किलो का 80 किलो की खरी बन जाएगी, और खरी 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 रुपए की बिकेगी। टोटल 3000 का बिका है। 1000 रुपए की खरी, तो 2000 रुपए का तेल बिकेगा। तो 2000 बटे 20 किलो को डिवाइड करेंगे तो 100 रुपए पर केजी का तेल बिकेगा। 100 रुपए पर केजी का तेल बिकेगा। आगे चलें, इस सवाल को करिए, ये आसान सवाल है, इसको जल्दी से करिए। आज के मैं खुद मानता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं सारे बेस्ट क्वालिटी के सवाल हैं भाई। करिए इस सवाल को। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब निकलते हैं और वो फेंक दिए जाते हैं। कह रहा है वह 3.5 रुपए प्रति सेब के हिसाब से शेष बचे हुए सेब को बेच देता है और 198 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो कह रहा है फेंके गए सेब का प्रतिशत बता दो कितना होगा। कितने परसेंट सेब हैं जो फेंके गए हैं? भाई देखो, वो कितने सेब खरीद के लाया है? 240 सेब। कितने रुपए में? वो खरीद के लाया है सर 600 रुपए में। ये उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। पहली लाइन में उसने यही बोला। अब कह रहा है कि उनमें से कुछ सेब खराब निकल गए। 240 में से हमें नहीं पता कितने सेब खराब निकले हैं, लेकिन कुछ सेब खराब निकल गए। अब कह रहा है कि वह 3.5 रुपए में बचे हुए सेब को बेच देता है। हमें तो यह भी नहीं पता कि सेब बचे कितने हैं, बस ये बता दिया कि कुछ सेब खराब निकल गए, उनको फेंक दिया, जो बचे हैं उनको 3.5 रुपए के हिसाब से बेचा है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कितने सेब फेंके हैं, कितने बचे हैं। अब कह रहा है कि और 198 का प्रॉफिट कमाता है। 198 का प्रॉफिट कमाता है। बच्चे अगर उसने 198 का प्रॉफिट कमाया, 600 पर कमाएगा, तो बेचेगा कितने में? बेचेगा 798 रुपए में, है ना भाई? भाई 600 में खरीदी गई, 198 का लाभ, तो 798 में बेचेगा। अब अभी तक भी हमें ये नहीं पता उसने कितने सेब बेचे हैं। बस ये पता है कि टोटल 240 खरीद के लाया 600 रुपए में। अब 240 में से कुछ खराब हो गए और जो बचे उनको 3.5 रुपए के हिसाब से बेचकर उसने 198 का लाभ कमा लिया। अब मैंने बात पकड़ ली कि अगर 198 का लाभ कमाया तो 798 में बेचा होगा, और एक सेब को बेचा है 3.5 रुपए में। तो क्या यहां से मैं संख्या निकाल सकता हूं कि उसने बेचे कितने सेब होंगे? तो बेचे गए सेब कितने होंगे? तो आप कहेंगे 798 बटे 3.5, 3.5। पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो आ जाएगी।
तो बच्चे आप कह सकते हैं यहां से कि 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 0। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। यानी कि उसने 228 सेब बेचे हैं। 228। क्या आप बता सकते हो कि अगर 228 सेब बेचे हैं तो खराब कितने निकले होंगे? भाई टोटल तो खरीद के 240 लाया था और उसमें से केवल उसने 228 सेब बेचे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 12 सेब खराब निकल गए? 12 सेब जो है वो खराब निकल गए। तो अगर मुझे खराब का प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? खराब का प्रतिशत। तो मैं कहूंगा 12 बटे, और वो खरीद कर कितने लाया था? 240 सेब और गुणा 100। 0 से 0 गया, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5% सेब जो हैं वो खराब निकले हैं। इनको कहते हैं अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, आसान भी था, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ था, बस अंडरस्टैंडिंग थी, आपको समझना था कि अगर वो 198 का लाभ कमाएगा तो 600 प्लस 198 798 में बेचेगा, और एक सेब को 3.5 में बेच रहा है तो 228 सेब बेचेगा। 240 खरीद के लाया, 228 बेचेगा तो 12 सेब खराब निकल गए। परसेंट में निकालना है तो 12 बटे 240 गुणा 100, यानी कि 5% सेब जो हैं वो खराब निकले हैं। दैट्स ऑल। आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे। ये सवाल देखिए जरा, देखेंगे भाई इस सवाल को क्या है। सवाल कह रहा है आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आम के साथ एक खराब आम है। खराब आम है। देखो, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आम के साथ एक खराब आम है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री के योग्य नहीं माना जाता, 4 जो खराब आम होते हैं प्रत्येक, उनमें से 3 को बिक्री के योग्य नहीं माना जाता, और टोकरी में 12 आम ऐसे हैं जो बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में आम कितने हैं? ये ये पहेली है, एक्चुअल में ये सवाल नहीं है, ये पहेली है। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब जाकर थोड़ा सा आप कर पाओगे कि हाँ चीजें हैं कुछ। कह रहा है कि आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब है। एक टोकरी है, मानकर चलो ये टोकरी है। इस टोकरी में कितने आम रखे हैं? 30 आम रखे हैं, और इन 30 आमों में से ही एक आम जो है वो खराब है। ये 30 प्लस 1 नहीं है बच्चे, ये जो एक खराब आम है ना, ये इन 30 आमों में से ही एक आम खराब है, ऐसा उसने बोला। कह रहा है कि प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब है। हर 30 आम की एक टोकरी है और 30 आमों में से एक आम खराब है। और फिर उसने और आगे बोला कि जो हर 4 खराब आम है ना, a basket of mango contains one spoilt mango for every 30 mangoes. If 3 out of every 4 spoilt mango are considered unsaleable and 12 mangoes in the basket are unsaleable, ठीक है, how many mangoes are there in the basket? अब कह रहे हैं कि हर 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता, और ऐसे 12 आम हैं जिनको बिक्री के योग्य नहीं माना जाता है। तो बताओ कितने आम टोकरी में हैं? सवाल की शुरुआत करूं मैं? चलो शुरुआत करता हूं। सवाल ने बोला कि हर 30 आम में से, हर 30 आम में से एक आम खराब है। एक क्या है? एक खराब है। हर 30 आम में एक आम खराब है, ऐसा सवाल ने बोला। अब कह रहा है कि 4 खराब आमों में से 3 ऐसे हैं जिनको बिक्री के योग्य नहीं माना गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 खराब आमों में
चार खराब में से 3 आम ऐसे हैं जो बिक्री योग्य नहीं है, बिक्री योग्य नहीं है, नहीं है। 4 खराब आमों में से 3 आम ऐसे हैं जो बिक्री के योग्य है ही नहीं। आपसे कह रहा है कि टोटल 12 आम ऐसे हैं जो बिक्री के योग्य नहीं है। तो अगर मैं 3 को 12 बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उसने एक्चुअल में बोला है कि 12 आम ऐसे हैं जो बिक्री के योग्य है ही नहीं, तो अगर मैं ये कहूं कि 3 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12/3 यानी कि 4। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 4 यानी कि 16। क्या आपको पता चल गया कि खराब टोटल हैं कितने? टोटल खराब आम कितने हैं? आप कहेंगे सर 16। भाई उसने बोला ना 4 खराब आमों में से 3 ऐसे हैं जो बिक्री योग्य नहीं है, तो सवाल ने कहा टोटल तो 12 आम हैं जो बिक्री योग्य नहीं है। तो मैंने कहा 3 यूनिट का मान 12, 1 का मान 4, तो 4 का मान 16। यानी कि मुझे पता चल गया कि 16 आम हैं जो बिक्री के योग्य है ही नहीं, सॉरी जो खराब है। 16 आम ऐसे हैं जो खराब हैं, और ऊपर हमको दिया हुआ है 1 आम खराब है हर 30 आम पे। तो 1 यूनिट का मान अगर 16 है तो 30 यूनिट का मान कितना होगा? 30 गुणा 16, यानी कि टोटल 480 आम होंगे जो सभी टोकरी में होंगे। 480 आम। अच्छा सवाल है। यहां से सबसे पहले हमने निकाला कि खराब आम कितने हैं, मिला 16। तो एक खराब आम का मतलब 16, तो 30 का मतलब कितना है? 480। 16 गुणा 30। ओके, आगे बढ़ू। चलो इस पे आते हैं, जरा देखिए सवाल को। चलो करिए। कह रहा है कि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 16% की छूट देता है, 16% का डिस्काउंट। हाँ वो यूपीपी का सवाल था, जो पीछे का आम वाला सवाल था ना, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन था वो। एक व्यापारी सूची मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देता है और 12 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, और इस प्रकार 5% का मुनाफा कमा लेता है, 5% का टोटल प्रॉफिट। फिर कह रहा तब बताइए कि उसने सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाया होगा। सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट उसने बढ़ाया होगा, देखते हैं। भाई 16% का डिस्काउंट ओके है। फिर कह रहा है 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि बाई 12 गेट 3 फ्री। ये वो कहना चाह रहा है कि 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री में है, मुफ्त में है। तो बाई 12 गेट 3 फ्री। यहां से अगर मैं डिस्काउंट पूछूंगा तो फ्री में कितनी है? 3, और टोटल घर कितनी लेके जा रहा है? 12 और 3 15, यानी कि डिस्काउंट आ गया 1/5 का। फ्रैक्शन में ही रहने दो, परसेंट मत निकालना डिस्काउंट का, इसे फ्रैक्शन में ही रहने दो कि उसने 3 वस्तु फ्री में ली और टोटल 12 और 3 15 थी, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट ये रहा। अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि टोटल उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको कल क्लास में कराए थे परसों कि जो टोटल डिस्काउंट होता है लाइन खींच के उसे नीचे लिखते हैं, है ना।
तो सबसे पहले उसने बोला कि 16% का डिस्काउंट। बच्चे 16% का फ्रैक्शन कितना है? 4 चौक 16, 25 चौके 100, यानी कि 25 रुपए की चीज पर 4 रुपए का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में गया होगा? 21 में। 16% डिस्काउंट का मतलब है ये। दूसरा उसने कहा कि 12 की खरीद पर 3 वस्तु फ्री में, 3 वस्तु फ्री में, यानी कि यहां डिस्काउंट बना 1/5 का, तो 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा गया है, 5 से 4। अब वो कह रहा है कि टोटल 5% का प्रॉफिट है, तो बताओ सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा उसने रखा होगा। तो मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य ए रहा होगा, सूची मूल्य बी, ए से बी मान लिया मैंने इसको, सूची मूल्य और क्रय मूल्य को। ये क्रय मूल्य है, ये सूची मूल्य है, ए से बी मान लिया। और जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम सबसे नीचे रखते हैं लाइन खींचकर। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट 20 से 21 का है। यहां से ए और बी का रेशियो बनाकर आप आराम से सवाल कर सकते हो। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं भाई, मैं साफ बता रहा हूं आपको, ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर बनते हैं, मेंस लेवल के एग्जाम में, जब वो एक अच्छा एग्जाम बनाने के मूड में होगा एग्जामिनर। तो आप अगर इनको गुणा करोगे तो ये क्या मिलेगा? 25 पंजे 125 ए बटे ये क्या मिलेगा? 21 चौके 104 बी बराबर 20/21। तो 21 चौक 84, सॉरी 21 एकम 21, 21 चौके 84, 5 चौके 20 और 25 पंजे 125। तो यहां से A/B क्या होगा? ये नीचे का 4 ऊपर के 4 से गुणा हो जाएगा 16, और ये 25 नीचे आ जाएगा, यानी कि A/B मिल गया हमको 16/25। कितना? 16/25। तो 16 A और B कितना? 25। तो कितना उसने बढ़ाया होगा? आप कहेंगे सर 9 की बढ़ोतरी की होगी, और अगर परसेंट वृद्धि निकालना है मुझे तो मतलब 9 बटा, और नीचे हमें 16 को रखना होगा क्योंकि 16 को ही बढ़ाकर उसने 25 किया है, तो 9/16 गुणा 100। तो 4 चौके 16, 4 से जाएगा 25 बार, 25 निम्मा 225/4%, क्या आएगा आपका? 56.25%। कितना आएगा बच्चे? 56.25%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये हमारा सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिले हैं। ये सवाल देखिए जरा, ये तो आसान है। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। जो सवाल आपके सामने है ना इस टाइम, ऐसा सवाल 2 तरह से पूछा जाएगा। आपको दिखने में ये आसान लगेगा और है भी आसान, लेकिन ये पूछा जाएगा 2 तरह से। जो दूसरी तरह से पूछा जाएगा वो इससे अगला सवाल मैंने रखा है। आप देखो जरा सवाल को, वो कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:5 है, और फिर उसने कहा कि हानि और छूट का अनुपात 1:4 है। आपसे कह रहा है बताओ छूट परसेंट क्या है। मैंने आपसे क्या बोला? ऐसा सवाल 2 तरह से पूछा जाएगा। आपको उसने दिया हुआ है सीपी और एमपी का रेशियो, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बच्चे कितना दिया हुआ है उसने? 3:5। और फिर उसने बोला है कि हानि का छूट से अनुपात, यानी कि लॉस और डिस्काउंट का रेशियो है 1:4। जो दूसरी तरह का सवाल होता है ना, पता है वो क्या होता है? उसमें कहेगा हानि प्रतिशत का छूट प्रतिशत से अनुपात। यहां तो उसने सिंपल बोला कि हानि का छूट से अनुपात, हानि की जगह प्रॉफिट, लाभ भी वो कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने परसेंटेज वर्ड यूज नहीं किया। उसने कहा हानि का छूट से अनुपात इतना है। अगले सवाल में कहेगा हानि प्रतिशत का छूट प्रतिशत से अनुपात। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमें पता चल गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो
और उस वस्तु पर लॉस कितना है और डिस्काउंट कितना है उसका रेशियो भी हमको दे दिया। क्या मैं ये मान सकता हूं इसको 3R और इसको 5R? क्या मैं इसको मान सकता हूं इसको 1K और इसको 4K? मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों रेशियो में रिलेशन बना रहा हूं। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा ना, कि दो रेशियो को जब भी हम एक साथ जोड़ते हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन बनाते हैं, कि यहां पर मैंने इसको 3R 5R माना, इसको 1K और इसको 4K माना। मुझे R और K का रेशियो बनाकर यहां गुणा करना है, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्रय मूल्य 3R है? अगर मैं इसमें लॉस को जोड़ दूं 1K को, तो क्या मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा? भाई मैंने क्या किया, मैंने सीपी में लॉस को जोड़ दिया, या सीपी में से लॉस को माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। भाई क्रय मूल्य कोई चीज आपने 3R में खरीदी और आपको नुकसान हो गया 1K का, तो बेचा कितने में होगा, 3R माइनस 1K में। और आपका मार्क प्राइस है 5R और डिस्काउंट दिया है 4K का, तो बेचा कितने में होगा, डिस्काउंट घटा देंगे, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। दोनों को बराबर करके R और K में रेशियो बना लो, रेशियो बना लो भाई। आप क्या करेंगे, आप 3R को 5R में से घटाएंगे, 2R बचेगा, और इधर 4K को लाएंगे, प्लस का 4K माइनस 1K या हो जाएगा 3K। तो यहां से R और K का रेशियो क्या मिल गया भाई, R के सामने 3 और K के सामने 2, ये रिलेशन मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, R जहां भी है वहां 3 से गुणा कर दो, जहां K है वहां 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15। K को गुणा करेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना, 2 चौके 8। अब दोनों रेशियो में रिलेशन बन गया। अब आप कह सकते हो कि डिस्काउंट अगर 8 का है तो अंकित मूल्य 15 है, मार्क प्राइस कितना है 15, तो सीधा आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो 8/15 गुणा 100। तो 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 8 दूनी 16 यानी कि 160/3%, या 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हमारा जो रेशियो पहले दिया हुआ था 1 4 का और 3 5 का, यहां से मैं नहीं कह सकता था कि डिस्काउंट 4 का है, अंकित मूल्य 5 का और गुणा 100। ऐसे हम नहीं कर सकते बच्चे, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि डिस्काउंट 4 रुपए का, अंकित मूल्य 5 का, तो 4/5 गुणा 100 छूट परसेंट इतना बन गई। नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेशियो अपने आप में अलग है और ये रेशियो अपने आप में अलग है, दोनों अनुपात अपने अपने आप में अलग हैं। पहले दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा कैसे, इसको मैंने 3R इसको 5R माना, इसको मैंने 1K इसको 4K माना। मैंने कहा कि क्रय मूल्य में से लॉस को माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, और अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो भी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मिलेगा। दोनों को बराबर करके R और K में रिलेशन बनाया, R की जगह 3 से गुणा किया, K की जगह 2 से, ये वैल्यूज मिली। अब आप कह सकते हो कि डिस्काउंट 8 का है तो अंकित मूल्य 15 का, तो डिस्काउंट परसेंटेज जो हमसे पूछा है हमने निकाल दिया। लेकिन ये सवाल कब, जब हमें हानि का छूट से अनुपात दिया हो। अगर प्रतिशत लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सवाल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। बच्चे ये सवाल देखो, अब आप देखेंगे जरा सवाल को,
सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:5 है, अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत बट्टे का अनुपात 5:3 है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत बट्टे का, तो प्रतिशत बट्टा बता दो कितना होगा। भाई यहां से मैं कह सकता हूं कि सीपी और एमपी का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, 3:5 का, और हमको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत बट्टे का रेशियो हमको दे रखा है 5:3 का। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत बट्टे का रेशियो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्रय मूल्य अगर 3 यूनिट है और किसी चीज को, इसको मान लो 5R और इसको 3R मान लो, अगर किसी चीज को 5R% पे बेचा गया, इसको 5R परसेंटेज मान लो, 5R%, और इसको मान लो 3R%, 3R%। मैंने आपसे कहा कि किसी चीज को अगर 5R% पे लाभ पर बेचा गया तो उसे बेचा कितने में जाएगा सर, उसे बेचा जाएगा 100 प्लस 5R, इतने परसेंट में बेचा जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, किसी चीज का क्रय मूल्य 3 यूनिट है, उसको अगर 5R के लाभ परसेंट पर बेचा गया तो 100 प्लस 5R% पे बेचा जाएगा। और किसी चीज का अंकित मूल्य अगर 5 है, उसको 3R के डिस्काउंट पर बेचा गया तो 100 माइनस 3R, इतने परसेंट में उसे बेचा जाएगा। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर दो, सवाल आपका बन जाएगा। सवाल आपका बन जाएगा। आप कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 3 की गुणा करेंगे 300 प्लस 15R बराबर 500 माइनस 15R, है ना, 5 की गुणा करी, माइनस का 15 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 30R, ये 300 उधर आकर 500 में से घटेगा 200, यहां से R कितना आ गया 200/30, यानी कि मैं कह सकता हूं R की वैल्यू है 20/3। आपसे क्या बोला, आपसे बोला प्रतिशत बट्टा बताओ, प्रतिशत बट्टा तो ये रहा 3R%, यानी कि 3 गुणा 20/3, 3 से 3 गया तो प्रतिशत बट्टा आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया 20% का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नहीं, डायरेक्ट 105R% नहीं कर सकते बच्चे, 100% में हमको 3R% घटाना है, 100% में 5R% जोड़ना है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 100% प्लस 5R%, 105R% कह सकते हो इसको? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि 100 प्लस 2R बराबर 102R? नहीं कह सकते है ना। कैसे कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते। चलिए ये सवाल देखिए। चलो ठीक है भाई, ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। और अब हम क्या करेंगे कि कल हमारी जो क्लास होगी उसके शुरू के 15-20 मिनट आपको मैं 3-4 सवाल कराऊंगा अच्छे अच्छे से, और फिर पढ़ेंगे हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार का। ठीक है, तो कल की क्लास के शुरू के 3-4 सवाल में अच्छे अच्छे ये बच रहे हैं, इनको मैं करा दूंगा आपको, और फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार की क्लास कल हम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 सवाल जो बच रहे हैं ये मैं आपको वर्कशीट के अंदर दे दूं, इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराकर। ठीक है कुछ भी नहीं, वही है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, हल्के हल्के हैं। तो चलिए एंड करते हैं क्लास को। आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार रही, मिसलेनियस सवाल थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जितने भी बेस्ट लेवल के सवाल मुझे मिले मैंने किया। ऐसा नहीं है कि और बेस्ट सवाल नहीं है, बहुत सारे ढेर सारे सवाल हैं बच्चे। और हाँ,
देखो, मैथ्स में हर सवाल का टाइप नहीं बनाया जा सकता। आप अगर ये सोचो कि सर ये तो आपने किसी टाइप में नहीं करा ये सवाल, बच्चे ऐसे मैं 1000 क्वेश्चन आपको करा दूं प्रॉफिट लॉस के, तो 1000 सवालों का क्या 1000 टाइप बनेंगे? नहीं बन सकते ना, इसीलिए उनको मिसलेनियस में जोड़ा जाता है। लेकिन उन मिसलेनियस में जो हम कॉन्सेप्ट यूज किए हैं आज, वो सारे वही बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने पढ़े कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सीपीएसपी, सारा वही तो है जो हमने पढ़ा। तो आप इस बात को तो दिमाग से निकाल दो कि हर सवाल टाइप में कवर हो जाए। मैं कह रहा हूं कभी कोई भी टीचर अगर आपसे ये कह दे कि मैं 100% सवालों को क्लास में करा दूंगा, मैं मेरे पास ले आना, मैं 20 सवाल उसको नए बना के दे दूंगा कि ये सवाल तुमने क्लास में नहीं कराए। मैं भी अगर कह रहा हूं तो मुझे भी कोई टीचर 100 सवाल बना के दे देगा कि ये सवाल तुमने क्लास में नहीं कराए। तो हमें सवालों के टाइप के पीछे नहीं भागना है। आज की क्लास से मैंने आपको यही बताया कि ये वह सवाल है जिन मैं कह रहा हूं और भी बहुत सारे बन जाएंगे। हमें टाइप के पीछे नहीं, हमें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी 1-2 बच्चों में थी, उनकी मैंने क्लियर की है। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।